नमस्कार, आप देख रहे हैं thelalantop.com और मैं हूं निखिल। 31 अक्टूबर 2018 सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था और इस दिन गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन भी हो गया। और ये मूर्ति है बर्थडे बॉय सरदार पटेल की। 1950 में जब सरदार गुजर गए उसके बाद उनका जिक्र खत्म नहीं हुआ। इन दिनों ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि सरदार पटेल का जिक्र बढ़ता जा रहा है और जब पटेल का नाम आता है तो नेहरू का जिक्र उसमें नत्थी रहता है। और ये कोई संयोग नहीं है, नहीं इसकी वजह यह है कि नेहरू और पटेल दोनों समकालीन थे या दोनों गांधी के सिपाही थे या वो दोनों ही आज़ादी की लड़ाई के हीरो थे। असल में नेहरू और पटेल को एक दूसरे के सामने खड़ा करके उनके बीच एक बनाम वाली स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है। नेहरू वर्सेस पटेल की बहस होती है। ये साबित करने की काफ़ी कोशिश हो रही है इन दिनों कि पटेल के साथ अन्याय हुआ। हमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर पटेल भारत के प्रधानमंत्री बनते तो देश कहीं ज़्यादा तरक्की करता। मुल्क की जो बड़ी परेशानियां हैं जिनसे हम आज जूझ रहे हैं वो तब पटेल ने सुलझा ली होती कि जिस ताकत से उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में मिलाया, वैसे ही कश्मीर समस्या वो हमेशा हमेशा के लिए सुलझा देते। खुद पीएम मोदी लोकसभा में कह चुके हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो मेरे कश्मीर का एक हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। मोदी ने जो कहा वैसे ही उनकी पार्टी भाजपा भी कहती है। मगर क्या इतिहास प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के बयानों की गवाही देता है? क्या ये सच है कि पटेल वो गलतियां नहीं करते जो नेहरू ने की? और आखिर वो गलतियां थी कौन सी? इतिहास अगर और मगर की भाषा में लिखा जाता है, इसीलिए इन सारे सवालों के आसान जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन एक काम किया जा सकता है, बीते हुए वक्त को रिवाइंड किया जा सकता है, जैसे एक फिल्म पीछे करके दोबारा देखी जाए और इस तरह अगर और मगर की कहानी में क्यों के जवाब मिलने की संभावना पैदा होती है। इसीलिए हमारी साथी स्वाति ने पटेल की कहानी को रिवाइंड किया है। खास ध्यान था दो पहलुओं पर, नेहरू और कश्मीर। पेश है। गांधी और नेहरू दोनों चाहते थे कि कश्मीर भारत के साथ आए, लेकिन पटेल क्या चाहते थे? माउंटबेटन के राजनीतिक सलाहकार थे वीपी मेनन। इनकी लिखी एक किताब है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इसमें वो विस्तार से लिखते हैं कि बंटवारे के समय जिन देसी रियासतों को भारत में मिलाया गया उनके पीछे की कहानी क्या रही। जूनागढ़ और हैदराबाद की तरह एक पूरा का पूरा चैप्टर कश्मीर पर भी है। इसके पेज नंबर 393 यानी कि 393 के आखिरी पैराग्राफ से लेकर पेज नंबर 394 यानी कि 394 तक जो लिखा है वो आपको जानना चाहिए। 3 जून 1947 के प्लान के ऐलान के बाद जब माउंटबेटन रियासतों के भारत और पाकिस्तान में मिलने की पॉलिसी पर बात कर रहे थे तब वो कश्मीर को लेकर ज़्यादा परेशान थे। इलाके के हिसाब से कश्मीर सबसे बड़ी रियासत थी। वहाँ की आबादी में बहुसंख्यक मुसलमान थे जिनके ऊपर एक हिंदू राजा का शासन था। माउंटबेटन राजा हरि सिंह को अच्छी तरह से जानते थे। जून के तीसरे हफ्ते में माउंटबेटन कश्मीर पहुँचे। वहाँ 4 दिन रहकर उन्होंने सारी स्थितियों और सारे विकल्पों पर महाराजा से बात की। माउंटबेटन ने राजा को समझाया कि उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर का आज़ाद रहना व्यवहारिक नहीं होगा। उन्हें यह भी बताया कि ब्रिटिश सरकार जम्मू कश्मीर को अपने डोमिनेंट स्टेट का दर्जा नहीं दे पाएगी। माउंटबेटन ने महाराजा को आश्वासन दिया कि अगर 15 अगस्त 1947 के पहले या फिर इस तारीख तक वो भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी एक के साथ मिलने का फैसला कर लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि वो जिस किसी भी देश के साथ मिलने का फैसला करेंगे वो देश जम्मू कश्मीर को अपना भूभाग मानकर उसकी हिफाजत करेगा। माउंटबेटन ने महाराजा से ये तक कहा कि अगर वो पाकिस्तान से मिलते हैं तो भारत इससे कतई नाराज नहीं होने वाला है। महाराज को ये आश्वासन देते हुए माउंटबेटन ने ये कहा, ध्यान से सुनिएगा, माउंटबेटन ने ये कहा कि खुद सरदार पटेल ने उन्हें भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर रियासत की आबादी को ध्यान में रखते हुए माउंटबेटन ने राजा से कहा कि जनता की मर्जी जानना बहुत अहम है। विलय के मुद्दे पर नेहरू से ज्यादा पटेल का प्रभाव था। ऐसे में माउंटबेटन का पटेल के नाम से राजा हरि सिंह को आश्वासन देना साफ बताता है कि इस मसले में पटेल की राय और उनका वादा ज्यादा अहमियत रखता है। शुरुआत में पटेल कश्मीर को भारत में मिलाने के बहुत इच्छुक नहीं थे। इसकी एक बड़ी वजह थी वहाँ की आबादी जिनमें मुसलमान बहुसंख्यक थे, क्योंकि बंटवारे की शर्तों में जो सबसे ज़रूरी थी उनमें से एक 2 नेशन थ्योरी भी थी और इसके मुताबिक पाकिस्तान मुसलमानों का देश था और जो बाकी आबादी थी जो यहीं रहना चाहती थी उनका था हिंदुस्तान। इसीलिए जम्मू कश्मीर को भारत में मिलना है या नहीं इसका फैसला पटेल वहाँ के राजा हरि सिंह पर छोड़ना चाहते थे।
वो इसमें किसी तरह की जबरदस्ती करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। सरदार पटेल का मानना था कि राजा ही तय करे कि भारत और पाकिस्तान दोनों में से कौन से देश के साथ जाना उसके और उसकी आबादी के लिए सही रहेगा। पटेल की ज्यादा दिलचस्पी हैदराबाद में थी, क्योंकि रीजनल कंटिन्यूटी थी। वो एक ऐसा हिस्सा था जो भारत के जो दक्षिण का हिस्सा है उसमें एकदम बीचों बीच पड़ता था। वो हैदराबाद को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना देना चाहते थे। वैसे वीके मेनन की इस किताब का पीडीएफ आपको बीजेपी की ऑनलाइन लाइब्रेरी पर मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर पटेल का रूप बदलने के पीछे एक दूसरी रियासत वजह बनी, समंदर के किनारे बसा जूनागढ़। यहाँ की तस्वीर जम्मू कश्मीर से एकदम उलट थी। नवाब महाबत खान मुसलमान थे और उनकी बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। सोमनाथ का वो मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने तोड़ा था और लूटा था, वो भी इसी जूनागढ़ की हद में आता था। महाबत खान के यहाँ हो गई बगावत। सिंध इलाके के मुस्लिम लीग के एक नेता होते थे, उन दोनों शाहनवाज भुट्टो उनका नाम था। ये बने जूनागढ़ के दीवान और असली ताकत नवाब के पास नहीं रही, भुट्टो के पास आ गई। अब भुट्टो थे जिन्ना के करीबी और जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के हिसाब से जूनागढ़ को भारत में मिलना चाहिए था, क्योंकि आबादी में 80% के लगभग हिंदू थे। मगर जिन्ना ने यहाँ पे खेल किया। उन्होंने भुट्टो को सलाह दी कि बंटवारे की तारीख तक चुपचाप बैठो, और भुट्टो ने ऐसा ही किया। जैसे ही 15 अगस्त की तारीख आई, भुट्टो ने ऐलान कर दिया कि जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ जाएगा। जूनागढ़ के बहाने जिन्ना कश्मीर का खेल रच रहे थे। पटेल को इस बात की खबर लग गई। शुरू में उन्हें लगा कि जूनागढ़ के इस फैसले को पाकिस्तान नहीं मानने वाला है, मगर ऐसा हुआ नहीं। 13 सितंबर 1947 को एक टेलीग्राम भेजकर पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया कि वो जूनागढ़ के फैसले को मंजूर करता है। शायद इसके पीछे जिन्ना की एक प्लानिंग थी कि भारत ऐतराज जताए, कहे कि राजा नहीं उसकी आबादी फैसला करेगी कि उससे भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ। अगर भारत ये तर्क देता तो जिन्ना इसका इस्तेमाल कश्मीर हासिल करने में करते, क्योंकि उन्हें लगता था कि कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी पाकिस्तान के साथ जाना चाहेगी। जूनागढ़ के साथ डील करने का जिम्मा नेहरू ने पटेल को सौंपा हुआ था और जूनागढ़ की सीमाओं पर उसके बाद भारतीय फौज भेज दी गई। जूनागढ़ के कुछ लोगों ने बंबई में एक प्रोविजनल सरकार का भी गठन कर दिया था। इसके बाद जनमत संग्रह की बात कश्मीर से पहले जूनागढ़ में उठी थी। इधर जूनागढ़ की सीमा पर भारतीय फौज जुट रही थी और 30 सितंबर को नेहरू ने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से कहा कि भारत को जूनागढ़ के नवाब द्वारा लिए गए फैसले पर आपत्ति है। साथ में नेहरू ने यह भी कहा कि अगर ऐसी पसोपेश में फैसला होना ही है तो चुनाव करवा लिया जाए या जनमत संग्रह जैसा कुछ इंतजाम किया जाए। नेहरू की इस बात पर माउंटबेटन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बाकी रियासतों के मामले में भी यही रुख अपनाएंगे। पटेल ने पाकिस्तान को काफी टाइम दिया कि या तो वो जूनागढ़ को मिलाने का अपना फैसला बदल ले या फिर वहां पे जनमत संग्रह करा ले, ताकि मालूम चल जाए कि जनता क्या चाहती है। पाकिस्तान इन दोनों चीजों के लिए राजी नहीं हुआ। काफी इंतजार करने के बाद पटेल ने सेना को जूनागढ़ पर चढ़ाई करने के लिए आदेश दिया। जूनागढ़ को भारत में इसके बाद मिला लिया गया। नवाब अपना खजाना, अपने कुत्ते और अपने परिवार समेत पाकिस्तान भागे। पटेल जूनागढ़ पहुंचे जब तो भारी भीड़ जुटी उनके स्वागत के लिए। पटेल, जो कि ओरिजिनली जनमत संग्रह जैसी किसी एक्सरसाइज के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने भीड़ से ये पूछा कि दोनों मुल्कों में से वो किसके साथ जाना चाहते हैं। हजारों लोगों ने तब हाथ उठाकर एक आवाज में कहा था भारत। इसके बाद 20 फरवरी 1948 को वहां एक आधिकारिक जनमत संग्रह हुआ। 2,01,457 यानी कि 2,01,457 में से बस 91 वोटर्स ने पाकिस्तान के साथ जाने के लिए वोट किया। ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि कश्मीर में जनमत संग्रह की बात एकाएक नहीं उठी थी। इसका एक जरूरी संदर्भ प्रसंग था, एक कॉन्टेक्स्ट था। जूनागढ़ में पाकिस्तान की हरकत देखकर पटेल का मन बदला। पाकिस्तान ने जूनागढ़ में जो चालाकी दिखाई उसकी वजह से ही कश्मीर को लेकर पटेल सख्त हुए। मुस्लिम नवाब के फैसले पर हिंदू आबादी वाली रियासत को मिलाने के लिए पाकिस्तान राजी हो गया था, तो फिर कश्मीर में हिंदू राजा के कहने पर मुस्लिम मेजॉरिटी वाली आबादी को खुद में मिलाने से भारत को क्यों ऐतराज हो। पटेल लोकतांत्रिक तरीके से मसला सुलझा लेना चाहते थे। उनकी नज़र हैदराबाद पर ज्यादा थी। अगर पाकिस्तान हैदराबाद भारत को देने पर राजी होता तो पटेल कश्मीर उन्हें सौंप देते, मगर पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं। फिर पटेल ने अपना मन बना लिया कि पाकिस्तान अपनी सहूलियत देखकर पॉलिसी तय नहीं कर सकता कि वो जूनागढ़ में राजा की बात को तवज्जो दे और कश्मीर में लोगों की इच्छा की बात करे। ये दोनों चीजें एक साथ मुमकिन नहीं होंगी। 22 अक्टूबर 1947 200 से 300 ट्रक्स में भरकर इस दिन आए पाकिस्तानी कबीलाइयों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया।
वो श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। राजा की फौज का एक हिस्सा, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, हमलावरों के साथ हो लिए। इन्होंने ऐलान किया कि 26 अक्टूबर को वो श्रीनगर फतेह करेंगे और वहाँ की मस्जिद में ईद का जश्न मनाएंगे। 24 अक्टूबर की रात महाराजा ने भारत सरकार से मदद मांगी। 25 अक्टूबर की सुबह माउंटबेटन की अध्यक्षता में डिफेंस कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें वीके मेनन भी शामिल हुए। 26 अक्टूबर को वो दिल्ली लौटे। उनके लौटते ही तुरंत डिफेंस कमेटी की एक और बैठक हुई और माउंटबेटन ने सलाह दी कि जब तक राजा हरि सिंह भारत में विलय न करें, तब तक भारत को अपनी फौज जम्मू कश्मीर में नहीं भेजनी चाहिए। फिर ये भी बात हुई कि हमलावरों को भगाने के बाद वहाँ जूनागढ़ की तरह जनमत संग्रह किया जाए। मीटिंग के बाद फिर मेनन जम्मू पहुंचे, राजा से मिले। राजा विलय के लिए तैयार हो गए और उन्होंने विलय के कागजों पर दस्तखत कर दिए। उस कागज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन कहते हैं। फिर मदद की अपील करते हुए राजा ने गवर्नर जनरल माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा कि वो तत्काल एक अंतरिम सरकार का गठन करना चाहते हैं। इसमें शासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी निभाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला, जो कि नेहरू के दोस्त थे और भारत में विलय के सपोर्टर थे। शेख का साथ देंगे रियासत के जो वजीर थे, जिनका नाम मेहरचंद महाजन था। ये दोनों चीज़ें लेकर मेनन दिल्ली लौटे। फिर से डिफेंस कमेटी की एक मीटिंग हुई। नेहरू का कहना था कि अगर भारत ने फौज नहीं भेजी तो जम्मू कश्मीर में भयंकर मारकाट होगी। ये तय हुआ इस मीटिंग में कि विलय की अपील मंजूर की जाए। ये भी तय किया गया कि जब वहाँ कानून व्यवस्था की हालत सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो जनमत संग्रह करवाया जाए। 27 अक्टूबर के रोज भारतीय सेना हवाई रास्ते से वहां जाने लगी। लड़ाई छिड़ने के बाद जिन्ना ने माउंटबेटन और नेहरू को लाहौर बुलाया, मगर पटेल राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमला पाकिस्तान की ओर से हुआ है तो भारत को वहां नहीं जाना चाहिए। अगर जिन्ना बात करना ही चाहते हैं तो वो दिल्ली आए, वहां बातचीत हो जाएगी। नेहरू शांति से बात करने और समस्या सुलझाने के पक्ष में थे। अब चूंकि नेहरू और पटेल की राय अलग अलग थी, तो मामला पहुंचा महात्मा गांधी के पास, जिनकी बात दोनों रखते थे। बिरला हाउस में गांधी ने दोनों को बुलाया। गांधी ने वीके मेनन को भी वहां बुलाया। पूछा लाहौर जाना चाहिए कि नहीं। मेनन की सलाह थी नहीं। नेहरू को उन दिनों तेज बुखार था और ऐसे में उनका जाना कतई मुमकिन भी नहीं था। क्यों लाहौर जाने की बात खारिज हुई। इस बीच गिलगित में बगावत हो गई। महाराजा के प्रतिनिधि गवर्नर को कैद करके पाकिस्तान ने वहां पे एक प्रोविजनल सरकार यानी कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी। इन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा भी गिलगित में फहरा दिया। नवंबर जाते जाते पाकिस्तान ने अपना वहां पॉलिटिकल एजेंट भी तैनात किया। चूंकि गिलगित जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और महाराजा भारत में विलय कर चुके थे, इसलिए ये कब्जा कहलाया, अवैध कहलाया। नवंबर में ही माउंटबेटन जिन्ना से बात करने पाकिस्तान पहुंचे। जिन्ना ने कहा दोनों पक्ष एक साथ पीछे हटें। अब माउंटबेटन ने यह पूछा कि कबीलाई हमलावर अगर वहां घुसे हैं J&K में, तो उनकी गारंटी पाकिस्तान कैसे देगा। इस पर जिन्ना ने यह कहा कि अगर भारत पीछे हटेगा तो मैं उनको पीछे हटवा दूंगा, है ना, मेरी सेटिंग है। जाहिर था कि पाकिस्तान ने ही हमला कराया था। माउंटबेटन ने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह से ही फैसला होगा। जिन्ना ने आपत्ति जताई, कहा भारतीय सेनाओं की मौजूदगी और शेख अब्दुल्ला की सत्ता में रहते रियासत के लोग पाकिस्तान के पक्ष में वोट करने से कतराएंगे, डरेंगे। बातचीत वाली बेनतीजा रही। 2 नवंबर को नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि कश्मीर में जो हुआ वो हमलावरों के खिलाफ आम कश्मीरियों का संघर्ष है। इसी भाषण में नेहरू ने यह कहा कि हालात सामान्य हो जाने के बाद वो संयुक्त राष्ट्र की देख रेख में जनमत संग्रह कराए जाने के लिए तैयार हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर में हुई प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत बेनतीजा रही। इसी मीटिंग में माउंटबेटन ने दोनों देशों को यह मसला UN में ले जाने की सलाह दी। माउंटबेटन का मानना था कि अब ये विवाद दोनों देश आपस में शायद नहीं सुलझा पाएंगे और उन्हें ये डर था कि दोनों मुल्कों में जंग की स्थिति आ जाएगी। वो युद्ध की संभावना को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते थे। इसीलिए उनका एक सजेशन था और उन्होंने ये गांधी और नेहरू को भी दिया कि UN पर भरोसा किया जाए। नेहरू शुरू में इस बात के लिए कन्विंस नहीं थे, तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ये सबसे सही रहा है और दूसरा कोई चारा दिख नहीं रहा है, तब जाकर उन्होंने हामी भरी। आखिरकार 31 दिसंबर 1947 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक अपील की। दिसंबर 1948 में UN के सदस्य भारत और पाकिस्तान पहुंचे। 1 जनवरी 1949 यानी कि 1949 की आधी रात से
भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। जो जहां था वो वहीं फ्रीज हो गया, वहीं रह गया और इस तरह कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे हम POK कहते हैं यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे में गया। जनमत संग्रह करवाने के पीछे भारत ने यह शर्त रखी थी कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से पूरी तरह निकल जाए। ऐसा चूंकि हुआ नहीं तो जनमत संग्रह भी नहीं हुआ। पटेल UN जाने वाली बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो नेहरू के साथ ही रहे। 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भाषण देते हुए सरदार पटेल ने UN में जाने के फैसले का समर्थन किया। वो बोले, कश्मीर को लेकर हमारा ये मानना है कि दबी छुपी जंग से बेहतर है खुलकर आमने सामने लड़ना, इसलिए हम UN में गए। अगर कश्मीर को तलवार के जोर पर बचाया जा सकता है तो जनमत संग्रह का विकल्प बचता ही कहाँ है। हमें कश्मीर की जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आते हैं इस बात पर कि पटेल नेहरू से किस बात पर असहमत थे। ये सच है कि पटेल नेहरू के किए जनमत संग्रह के वादे या UN जाने के वादे या संघर्ष विराम के चलते कश्मीर के एक बड़े हिस्से के पाकिस्तान की तरफ जाने से कतई खुश नहीं थे। लेकिन इतना ही सच ये भी है कि जब ये सब हो रहा था तब पटेल नेहरू के ही साथ थे। पल पल हालात बदल रहे थे, इसलिए जनमत संग्रह की बात उस समय के हिसाब से गलत नहीं थी। भारत लोगों के फैसले को तवज्जो देने की बात शुरुआत से कर रहा था, जूनागढ़ में भी और कश्मीर में भी। ये भी जान लेते हैं कि गांधी जी के पोते पटेल के बारे में क्या कहते हैं। गांधी जी के पोते हैं राजमोहन गांधी, स्कॉलर हैं, दुनिया भर में उनका नाम है। इन्होंने पटेल की बायोग्राफी लिखी है और उनका कहना है कि पटेल ने कश्मीर को लेकर लगातार अलग अलग तरह की बातें कही हैं। कई बार विरोधाभासी बातें भी वो कह गए। कभी नेहरू के साथ सहमति जताई तो कभी उन्होंने ये कहा कि कश्मीर समस्या सुलझने वाली नहीं है। गांधी शायद सही ही लिखते हैं कि कश्मीर पर नेहरू ने जो भी किया वो पटेल ने उन्हें करने दिया। UN जाना भी एक ऐसा ही मामला था। पटेल की बातों में हमें काफी विरोधाभास मिलता है। कहीं वो कहते हैं कि उनका नेहरू से कोई मतभेद नहीं, कहीं कहते हैं कि कश्मीर पर जो भी उनके बस में था वो बाकी नहीं रखा गया था। फिर कभी पटेल कहते हैं कि कश्मीर समस्या सुलझ जाती मगर नेहरू के कारण नहीं सुलझ सकी। कभी वो UN में जाने के फैसले पर असहमति जताते हैं तो कभी उसका बचाव भी करते नजर आते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि संघर्ष विराम ठीक नहीं था, कि सेना को बनिहाल से पुंछ की ओर न भेजा होता तो तभी चीज़ें सुलझ गई होती। फिर वो ये भी मानते हैं कि शायद कश्मीर के बंटवारे पर राजी हो जाना सही रहता। एक बार पटेल ने माउंटबेटन से ये भी कहा था कि दिसंबर 1947 में कश्मीर को बांटने की उनकी सलाह शायद सही थी। शायद ऐसा करके समस्या को सुलझाया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण का यह कहना था कि पटेल का दिमाग पढ़ना बहुत मुश्किल था। वो कश्मीर पर क्या सोचते थे ये सही जान पाना और उससे दावे के साथ बता पाना आज भी बहुत मुश्किल है। एक आखिरी बात हमें नेहरू वर्सेस पटेल वाले क्लब से भी कहनी है। नेहरू ने पटेल को कभी अलग नहीं किया भाई साहब, और न पटेल ने नेहरू का साथ छोड़ा। विदेश मंत्रालय नेहरू के पास था और गृह मंत्रालय पटेल के पास। इतिहास इनके बीच कश्मीर को लेकर ऐसे किसी मतभेद के बारे में नहीं बताता जिसे लेकर दोनों में ठन गई हो या उन्होंने राहें अलग अलग की हों। ये सही है कि नेहरू और पटेल के बीच कई बातों पर असहमति थी, लेकिन ये वैसी ही असहमतियां थी जैसी साथ काम करने वाले लोगों में अमूमन हो जाती थी। मतभेद जो भी थे मन भेद नहीं बने। इसीलिए विलय की सफल कोशिशों के लिए जब पटेल की तारीफ होती है तो कश्मीर की समस्या का ठीकरा अकेले नेहरू के सिर मढ़ना गलत है। UN में जाने से कश्मीर के मुद्दे में अंतर्राष्ट्रीय दखल की राह खुल गई, ये बात सच है। लेकिन उतना ही सच ये भी है कि ये मलाल UN जाने के बाद के उन सालों में इकट्ठा हुआ है जिनमें मसला कश्मीर सुलझाया नहीं जा सका। इनमें नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा के भी साल हैं और वाजपेयी और उनके राजनीतिक वंशज मोदी के भी। क्लियोपेट्रा की नाक और रोमन सभ्यता का किस्सा आपने सुना होगा कि उसकी नाक 1 इंच लंबी होती या छोटी होती तो रोमन सभ्यता बची रहती। लेकिन मित्रों, क्लियोपेट्रा की नाक जैसी थी वैसी ही थी और इसीलिए रोमन सभ्यता भी खत्म हुई ही। इसीलिए ऐतिहासिक नायकों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि 50 साल बाद आज का इतिहास लिखा जाएगा, तब आप भी अगर और मगर के शिकार हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। ये वीडियो यदि आपने यूट्यूब पे देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया अपडेट भी है, हमारा ऐप आ गया है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए इसे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह की सुधार की गुंजाइश है तो हमें लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।